मैला आंचल का संवेदना पक्ष। मैला आंचल हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है और इसी कारण इसके कथ्य में प्रायः ये सारी विशेषताएं मिलती हैं जो किसी भी आंचलिक उपन्यास में पाई जाती हैं। आंचलिक उपन्यास में जो परिवेश लिया जाता है वह समय और स्थान में सीमित होता है, किंतु उस सीमित समय और स्थान में जीवन के जितने पक्ष हो सकते हैं, उन पक्षों के जितने चेहरे हो सकते हैं, वे सब उसमें पूरे विस्तार के साथ विद्यमान होते हैं। मैला आंचल भी ऐसे ही कथ्य को धारण करता है। भौगोलिक पक्ष। यद्यपि समग्रता के लिए आंचलिक उपन्यासकारों को जीवन के सभी पक्षों की प्रस्तुति करनी होती है, लेकिन मूल रूप से भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन इस उपन्यास में प्रमुख होते हैं। यह प्रमुखता इस रूप में नहीं होती कि इन पक्षों का विस्तार सबसे अधिक हो, बल्कि इस रूप में होती है कि यही दो पक्ष आंचलिक उपन्यास को आंचलिकता प्रदान करते हैं। इस उपन्यास में इन दोनों बिंदुओं पर पर्याप्त ध्यान देते हुए रचनाकार ने जीवन के सारे पहलुओं को, चाहे वे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, यथोचित स्थान दिया है। रेणु ने सबसे पहले अंचल का सामान्य भौगोलिक वर्णन किया है ताकि पाठक उस अंचल तक पहुंच सके जिसके सारे जीवन को वह आगे महसूस करने वाला है। उपन्यास की शुरुआत में ही वे भौगोलिक परिचय देते हैं। ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। रोहतहट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। तटबन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन बाध्य धरती का विशाल अंचल। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है मेरीगंज कोठी। बाहरी भूगोल का वर्णन करने के बाद रचनाकार गांव के भीतरी भूगोल पर दृष्टि डालता है ताकि अंचल की एक आंतरिक पहचान भी पाठक को हो सके। उपन्यासकार लिखता है, मेरीगंज एक बड़ा गांव है, 12 वर्ण के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। भौगोलिक परिचय देने के बाद रेणु इस अंचल के समग्र जीवन का अंकन करना शुरू करते हैं। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों अपने हर रूप रंग में व्यक्त होते चलते हैं और धीरे धीरे पाठक खुद को उस गांव में ही महसूस करने लगता है। सामाजिक जीवन। जाति व्यवस्था भारत के किसी भी सामान्य गांव के सामाजिक जीवन की धुरी के रूप में काम करती है। मेरीगंज का एक पूरा समाज जाति के आधार पर वर्गीकृत है और जातीय किस्म के झगड़े होना वहाँ सामान्य सी बात है। जातियों के बीच का शक्ति संतुलन भी गांव की सामाजिक संरचना निर्धारित करता है। उपन्यासकार उपन्यास के आरंभ में ही इस संरचना को स्पष्ट करते हुए कहता है, अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण अभी भी तृतीय शक्ति है। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधा अनुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं। ये जातियां न केवल शक्ति संतुलन का आधार हैं, बल्कि इनमें एक दूसरे के प्रति गहरी घृणा भी विद्यमान है। यद्यपि उपन्यासकार ने जातीय घृणा के प्रसंगों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, तथापि कुछ प्रसंगों में घृणा की यह भावना स्पष्ट रूप से दिखती है। ऐसी ही एक प्रसंग में जोतखी काका सोचते हैं, यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं, राजपूतों के लिए यहाँ डूब मरने की बात है, अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी। इसमें कायस्थ समाया हुआ है, मरा हुआ कायस्थ भी विषता है। नारी का स्थान। यद्यपि मैला आंचल में नारी का सामाजिक स्थिति पर विशेष रूप से रचनाकार ने ध्यान नहीं दिया है, फिर भी कई प्रसंगों में चलते ऐसी टिप्पणियां की है जो नारी की प्रतंत्र व निम्न स्थितियां को व्यक्त करती हैं। किसी भी घर में यदि आर्थिक अभाव हो तो पुत्र और पुत्री में से पुत्र पर ही धन खर्च करने को ठीक समझा जाता है। उपन्यास में एक प्रसंग ऐसा है जहां एक रोगग्रस्त युवती के पिता इस अंतर को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं, हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। इस पर
डॉक्टर प्रशांत सोचते हैं लड़की की जाति बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है, लेकिन बेचारे बूढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभ्य कहलाने वाले समाज में भी लड़कियां बालक को पैदाइशी समझी जाती हैं। सामाजिक मान्यताएं ऐसी हैं कि नारी को प्रायः विश्वसनीय नहीं माना जाता। किसी भी तरीके से नारी पर नियंत्रण बनाए रखना ही परंपरागत सामाजिक संरचना की आवश्यकता है। एक स्थान पर शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा गया है, शास्त्र में कहा है, जोर जमीन जोर का ना ही तो किसी और का। उपन्यासकार ने एक और प्रसंग की चर्चा विशेष रूप में की है। नारीवादी चिंतकों ने कई बार इस बार दावा किया है कि किसी भी अजारक स्थिति में अत्याचार की सबसे बड़ी शिकार महिलाएं ही होती हैं। समाज में दो वर्गों या दो अलग अलग समाजों में जब भी सीधा संघर्ष होता है, उस समय सबसे अधिक नुकसान दोनों पक्षों की विशेष रूप से पराजित पक्ष की महिलाओं को उठाना पड़ता है, क्योंकि विजय की मानसिकता नारी पर शारीरिक विजय से भी जुड़ी हुई है। रेणु ने गांव वालों तथा संथालों के संघर्ष में ऐसे ही प्रसंग का वर्णन किया है। इस प्रसंग में सामाजिक लड़ाई तो जो है सो है। गांव वालों के लिए महत्वपूर्ण यह है कि संथालिनों का सामूहिक बलात्कार होना चाहिए। इस प्रसंग को रेणु ने बेहद प्रतीकात्मक शब्दों से इस प्रकार व्यक्त किया है, आजादी है जो जी में आवे करो, बूढ़ी जवान बच्ची जो मिले आजादी है, फांसी हो या काला पानी छोड़ो मत। इस प्रकार रेणु ने कई अलग अलग संदर्भों में दिखाया है कि समाज में जिस प्रकार जाति संरचना शोषण और दमन पर आधारित है, वैसी ही नारी पुरुष के संबंध भी। धार्मिक विकृतियां, मेरीगंज का एक विशेष पक्ष उसका धार्मिक जीवन है, जिसका संबंध वहां के मठ से है। प्राचीन व मध्यकाल में धर्म को प्राय निवृत्तिमूलक बनाने पर बल दिया गया, जिससे धर्म से जुड़े व्यक्ति हमेशा एक कुंठित जीवन व्यतीत करते रहे। महिला आंचल में इसी समस्या को एक खास कोण से दिखाया गया है। महंत साहिब धर्म के प्रतिनिधि हैं, अतः माया से मुक्त रहना उनके लिए आवश्यक है। यदि वे विवाह करते हैं तो सुविधा भरी महंती हाथ से निकलती है, और विवाह नहीं करते तो भौतिक सुविधाओं के बावजूद कुंठित जीवन जीने को अभिशप्त हैं। वे यह समाधान निकालते हैं कि मठ के पुराने सेवक की बेटी लक्ष्मी को कानूनी लड़ाई के बाद अपने मठ पर ले आते हैं। यह रास्ता महंत साहब के जीवन में भले ही प्रसन्नता लाने वाला हो, पर आबोध बालिका का जीवन इससे बर्बाद हो रहा है। यादव टोली का की सुनु कहता है, महंत जब लक्ष्मी को मठ पर लाया था तो वह एकदम आबोध थी। कहाँ वह बच्ची, कहाँ यह 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि सुनकर पाथर भी पिघल जाए। इस प्रकार की विकृति के बावजूद तो दोष लक्ष्मी का ही है कि उसने माया बनकर महंत साहब के धर्म को भ्रष्ट कर दिया। इस प्रसंग पर रेणु ने व्यंग किया कि भाषा में लिखा, चढ़ती जवानी में सतगुरु साहब की दया से माया को जीतकर ब्रह्मचारी रहे। बूढ़ौती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती हैं। यह तो महंत साहब को दोख नहीं, उसका भाग ही खराब है। यदि वह नहीं होती तो महंत साहब सतगुरु के रास्ते से नहीं डिगते, वह ध्रुव सत्य है। दोख तो लक्ष्मी का है, एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे है। यौन भ्रष्टाचार के साथ साथ मठ के जीवन में सत्ता संघर्ष पर भी रेणु ने विशेष ध्यान दिया है। जो व्यक्तिगत वास्तविक रूप में महंत बनने वाला था, वह अफीम और गांजे की तस्करी के आरोप में जेल में बंद है। नागा बाबा धर्म के नाम पर जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है, वह निहियत ही हल्की है, जो धर्म के इस व्यवहारिक पक्ष पर कालिक पोतने के लिए पर्याप्त है। अंधविश्वासों की मानसिकता, रेणु ने मेरीगंज में सामाजिक रूप में प्रचलित अंधविश्वासों पर भी टिप्पणी की है। यह स्वाभाविक सी बात है कि जिस क्षेत्र का आर्थिक विकास कम हुआ है होगा, आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ होगा, वहाँ सामाजिक जीवन में अंधविश्वासों में
विश्वासों की प्रमुख भूमिका होगी। उपन्यासकार ने बार बार दिखाया है कि अंधविश्वासों के कारण विकास कैसे रुक जाता है। डॉक्टर प्रशांत गांव को बचाना चाहते हैं, किंतु गांव के ही जोतखीर काका अंधविश्वासों के कारण उनकी सक्रिय विरोध करते हैं। उनका कहना है डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं। आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। हैजा के समय कुओं में दवा डाल देते हैं, गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। अंधविश्वासों के खतरनाक परिणाम क्या होते हैं, यह रेणु ने कमली और पार्वती की मां के माध्यम से दिखाया है। कमली को इसीलिए बीमारी हो गई है कि 3 बार उसका रिश्ता टूट गया है तथा लोग उसे अपशकुनी मानने लगे हैं। यदि सारा समाज किसी व्यक्ति को अपशकुनी मानने लगे तो वह व्यक्ति मनोरोगी हो ही जाएगा। यही स्थिति कमली की है। पार्वती की मां का जीवन ही अंधविश्वासों ने ले लिया है। रेणु ने विशेष रूप से बताया है कि पार्वती की मां स्नेह, करुणा, वात्सल्य के भावों की प्रतिपूर्ति है, किंतु समाज उसे डायन घोषित करके उसकी हत्या कर देता है। आर्थिक जीवन उपन्यास में यद्यपि मेरी गंज का संपूर्ण जीवन अंकित हुआ है, किंतु जिस समस्या को उपन्यासकार ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है वह आर्थिक ही है। रेणु समाजवाद से जुड़े रहे हैं और समाजवादी विचारों के अनुकूल आर्थिक जीवन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यह रचना आरंभ में भौगोलिक व सांस्कृतिक वर्णन अधिक करती है, पर धीरे धीरे मेरीगंज की समस्याओं तक पहुंचती है और वहां महसूस होता है कि जब तक गरीबी व जहालत खत्म न हो तब तक यह अंचल मैला ही रहेगा। डॉक्टर प्रशांत के चरित्र के माध्यम से रेणु ने यह समस्या विशेष रूप से स्पष्ट की है कि डॉक्टर प्रशांत गांव इसलिए आया है कि उसे ज्यादा से ज्यादा रोगियों से पैसा वसूल कर अमीर बनना चिकित्सक धर्म के खिलाफ लगता है। उसकी इच्छा कला और जार के निदान के लिए रामबाण औषधि खोजना है, पर एक बिंदु पर वह महसूस करता है कि जिस आदमी के लिए जीवन का अर्थ भूख और बेबसी है उसके लिए यह दवाई किसी काम की नहीं है। उसके लिए बेहतर यही है कि वह भूख और बेबसी के स्थान पर मलेरिया से बेहोश होकर शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर सके। वह सोचता है आम से लदे हुए पेड़ को देखने के पहले उसकी आंखें इंसान के उन टिकोलों पर पड़ती है जिन्हें आम की गुठलियों के सूखे गूदे की रोटी पर जिंदा रहना है। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। मान लिया कि उसने कला औजार की एक रामबाण औषधि का अनुसंधान कर लिया, किंतु इसके बाद और यहाँ का आदिम जी करेगा क्या? ऐसी जिंदगी पशु से भी सीधे है। ये इंसान पशु से भी ज्यादा खूंखार है। पेट यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने उन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा है कि वे चूं तक नहीं कर सकते। डॉक्टर प्रशांत अपने सारे वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मूल समस्या आर्थिक है और एक आर्थिक रूप से पिछड़े समाज में स्वस्थ की कोई संभावना नहीं है। इस नाटकीय बिंदु पर उपन्यासकार लिखता है डॉक्टर ने रोगों की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जहलता इस रोग के दो कीटाणु हैं। मेरीगंज की आर्थिक समस्याएं कुछ और पक्षों से भी संबंधित है। रेणु ने न केवल गरीबी को मूल समस्या के रूप में पहचाना है, बल्कि यह भी बताया है कि गरीबी के कारण कौन से यह गरीबी उत्पादन की कमी से नहीं अपितु वितरण की विषमताओं से पैदा हुई है। ऐसा एक चित्र रेणु ने खमहार के प्रसंग में खींचा है जो गोदान के खालिहान से मिलता जुलता है। खमहार साल भर की कमाई का लेखा जोखा तो खमहार में ही होता है। तो 2 महीने की कटनी, 1 महीना मड़नी और फिर साल भर की खटनी दबनी मड़नी करके जमा करो और साल भर के खाए हुए कर्जे का हिसाब करके चुकाओ। बाकी यदि रह जाए तो फिर सादा कागज पर अंगूठे की टिप लगाओ, फिर कर्ज खाओ। खमहार का चक्र चलता रहता है।
रेणु ने आर्थिक समस्याओं को एक बेहद खूबसूरत नजरिए से प्रस्तुत किया है। साहित्य तथा अन्य कलाओं में इस प्रश्न पर अक्सर विवाद होता है कि सौंदर्य वस्तुगत धारणा है या व्यक्तिगत। समाजवाद के समर्थक सौंदर्य को वस्तुगत मानते हैं। उनकी राय में सुंदरता परिस्थितियों से पैदा होती है। डॉक्टर प्रशांत भी महसूस करता है कि सुंदरता सचमुच अनुकूल परिस्थितियों में पैदा होती है। मेरीगंज में भी सुंदरता हो सकती थी। परिस्थितियां ऐसी हैं कि सुंदरता विकसित होने से पहले ही झुलस जाती हैं। वह सोचता है उसने देखा है गरीबी, गंदगी और जहलत से भरी हुई दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है। किशोर किशोरियों व युवतियों के चेहरे पर एक विशेषता देखी है। उसने कमला नदी के गड्ढों में खिले हुए कमल के फूलों की तरह जिंदगी के भोर में वे बड़े लुभावने, मनोहर और सुंदर दिखाई पड़ते हैं, किंतु ज्यों ही सूरज की गर्मी तेज हुई वे कुम्हला जाते हैं। राजनीति पक्ष महिला आंचल के कथानक का कालखंड वहां से आरंभ होता है जब आजादी मिलने वाली थी और यहाँ वहाँ खत्म होता है जहां आज़ादी बस मिली ही थी। भारत में लोकतांत्रिक पद्धति का विकास आज़ादी से लगभग एक दशक पहले ही शुरू हो गया था। शुरुआती किस्म का लोकतंत्र किस प्रकार का था, किस तरह के दल लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे और अशिक्षा तथा गरीबी से त्रस्त समाज में लोकतंत्र का कैसा स्वरूप सामने आ रहा था, इस सभी पक्षों को रेणु ने पर्याप्त विस्तार के साथ व्यक्त किया है। उपन्यास में विशेष रूप से दो राजनीतिक दलों की चर्चा है, कांग्रेस तथा सोशलिस्ट पार्टी। इस बात की पूरी संभावना थी अपने समाजवादी विचारों के कारण रेणु कांग्रेस की कमियों तथा सोशलिस्ट पार्टी की खूबियों पर विशेष ध्यान देते, किंतु आंचलिकता का पूरी तरह निर्वाह करते हुए उन्होंने तटस्थता बनाए रखी है, जिससे वे कांग्रेस की खूबियां भी देख सके हैं और तत्कालिक समाजवाद की विसंगतियां भी। कांग्रेस उस समय की सबसे अधिक प्रचलित पार्टी है। यही पार्टी स्वाधीनता संग्राम की मूल शक्ति रही है। इस पार्टी में बावन दास जैसे समर्पित कार्यकर्ता इस बात से परेशान हैं कि भारत माता अब भी रो रही है। धीरे धीरे जाति राजनीति जीवन की धुरी बनने लगी है और कांग्रेस में भी जातिवाद फैलने लगा है। ऐसी स्थिति में बावन दास शुद्ध होकर सोचता है अब तो लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर भूमिहार, राजपूत, कायस्थ यादव, हरिजन आदि लिखवाले रचनाकार यह भी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र ऐसा है कि वह भूमिपतियों, जमींदारों और पूंजीपतियों की पार्टी बनकर रह गई है। बावन दास जैसे समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के चरित्र परिवर्तन से शुद्ध हैं। वह सोचता है जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, तब ये कांग्रेसी जमींदार लोग क्या करेंगे, सब मिल खोलेंगे। शायद इसीलिए प्राय हर एक छोटे बड़े लीडर के साथ एक मारवाड़ी घूमता है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके पास अहिंसा, सत्याग्रह जैसे आदर्शवादी मूल्य हैं, किंतु उन्हें आम आदमी समझ नहीं पाता। गांधी जी के ये मूल्य साधारण कार्यकर्ता के हाथों में पहुंचकर कैसे मजाक का विषय बन जाते हैं। इस पक्ष को रेणु ने बालदेव के चरित्र के माध्यम से व्यक्त किया है। बालदेव का हर बात में हिंसावाद को सूंघना, बात बात पर अनशन पर बैठ जाना और अपनी कायरता को अहिंसा कहना, वे अभिव्यक्तियां हैं जो इन मूल्यों को मजाक बनाती हैं। अंतिम रूप में यह दिखाया गया है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पर भ्रष्ट और अपराधीय तत्वों का नियंत्रण स्थापित हो गया है। जुआ कंपनी चलाने वाला तथा नेपाली लड़कियों की तस्करी करने वाला दुलारचंद कपरा अब कटहा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी है, जो दारू, गांजा जैसे अवैध पदार्थों की तस्करी करता है। उपन्यासकार ने दुलारचंद कपरा द्वारा बावन दास की हत्या करवा कर प्रकारांतर से संदेश दिया है कि अब गांधी जी के असली मूल्य इतनी खतरनाक मौत करने को अभिशप्त है। यह भी संयोग नहीं है कि उपन्यासकार ने यह हत्या ठीक उसी दिन कराई है जिस दिन सारा देश गांधी जी के श्रद्धा का आयोजन कर रहा है। उस दिन गांधी के मूल्यों की मौत कांग्रेस के नए डरावने चेहरे को पूरी सफलता के साथ व्यक्त करती है। गांव का दूसरा महत्वपूर्ण दल सोशलिस्ट दल है। यह स्वाभाविक था कि रेणु इस दल के प्रति सहानुभूति रखें। ऐसा
इस उपन्यास में थोड़ा बहुत प्रतीत भी होता है, पर यह सहानुभूति एक तो थोपी हुई नहीं लगती, दूसरे एक पक्षीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस दल में उभरने वाली विसंगतियों का चित्रण भी किया है। कालीचरण को सोशलिस्ट पार्टी का नेता बनाकर उन्होंने वे बातें कही हैं जिन्हें सुनकर आम आदमी गहरी शांति महसूस करता है। उपन्यासकार लिखता है, युगों से पीड़ित दलित और उपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे घाव पर ठंडा लेप का कर रहा हो। लेकिन कालीचरण कहता है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता। वह कांग्रेसी का काम है, मैं आग लगाना चाहता हूँ। समाजवादी की मान्यता है कि समाज का विभाजन मूलतः आर्थिक आधार पर होता है, सामाजिक आधार पर नहीं। इसी मान्यता की तकनीकी शब्दावली में कहें तो वे सामाजिक संघर्ष को जातीय नहीं वर्गीय संघर्ष मानते हैं। महिला आंचल का कालीचरण ऐसा ही प्रयास करता है और जातीय प्रतीत होने वाला संघर्ष की वर्गीय व्याख्या करता है। कालीचरण ने चौमार टोली में भात खा लिया। जात क्या है? जात दो ही है, एक गरीब और दूसरी अमीर। खेलावन को देखा, यादों की ही जमीन हड़प रहा है। देख लो, आंख खोलकर गांव में सिर्फ दो जात है, अमीर और गरीब। सोशलिस्ट पार्टी के बेहतरीन सिद्धांतों को व्यक्त करने के बाद उपन्यासकार उसी विसंगतियों को स्पष्ट करता है। पहली विसंगति यह है कि जाति का विरोध करने वाला यह दल अपने नेतृत्व को जातीय आधार पर ही निर्धारित करता है। वासुदेव को मेरीगंज की कामना इसलिए दी जाती है कि वे यादव जाति के है प्रबंधक कहते हैं। मेरीगंज में सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है, वहां आपका जाना ही ठीक होगा। सोशलिस्ट पार्टी की दूसरी विसंगति यह है कि लोकहित की बात करते करते यह स्वहित को लोकहित से ऊपर रखने लगी है। यदि दफा 40 की अर्जी मंजूर हो जाती तो यह आम आदमी के हित में होता, किंतु कालीचरण इसके मंजूर न होने से खुश है। यदि रैयत की दरखास्त मंजूर हो जाती तो सभी लोग कांग्रेस में चले जाते। अब संघर्ष में सभी सोशलिस्ट पार्टी में ही रहेंगे। तीसरी विसंगति यह है कि संघर्ष के नाम पर इसमें डकैतों खूनियों का प्रवेश होने लगा है। सोमा जाट और चलितर कर्मकार जैसे लोग घोषित अपराधी हैं, किंतु समाजवादी दल से इनका गहरा संबंध है। कम्युनिस्ट पार्टी तो नामी डाकू कतर कर्मकार को किसानों मजदूरों का प्यार नेता घोषित करती हैं और उस पर से वारंट हटाने के लिए पर्चा निकालती हैं। इस प्रकार रेणु ने समाजवादी दल की विसंगतियों का भी खुला चित्रण किया है। उपन्यास में मूलतः यही दो राजनीतिक दल हैं, पर थोड़ी बहुत चर्चा आरएसएस तथा हिंदू महासभा जैसे दलों की भी हुई है। उपन्यासकार ने बहुत कम प्रसंगों में इस दल पर भी कड़ी टिप्पणी की है। इस दल में अनुशासन ऐसा है कि कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से सोचने को भी स्वतंत्र नहीं है और भ्रष्टाचार भी विकसित होने लगा है। एक प्रसंग में उपन्यासकार टिप्पणी करते हुए कहता है, संयोजक जी आजकल महीनों में 2 बार घर मनी ऑर्डर भेजते हैं। संयोजक जो कहेंगे उसे काली टोपी वाले नौजवान प्राण रहते नहीं काट सकते, आग और पानी में कूद सकते हैं। इसी को कहते हैं अनुशासन। सांस्कृतिक पक्ष आंचलिक उपन्यासों में सांस्कृतिक पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां आमतौर पर विविध क्षेत्रों में है एक सी हो सकती है, अतः उनका साधारणीकरण आसानी से हो जाता है। किसी स्थान के भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन ही उसकी विशिष्टता स्थापित करते हैं, क्योंकि सामान्यतः इन दोनों पक्षों का साधारणीकरण नहीं हो पाता। आंचलिकता की इस प्रवृत्ति का निर्वाह करते हुए रेणु ने उपन्यास में मेरीगंज की लोक संस्कृति के कई सुंदर चित्र खींचे हैं। यहाँ जो गांव दिखाया गया है उसमें किसी भी उत्सव धर्मी भारतीय गांव की तरह बात बात पर सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। इसमें कहीं गाड़ी हाँकते हुए गाड़ीवान द्वारा भऊ जिया के गीत गाए जाते हैं, कभी खम हार खुलने पर विदापत के नृत्य गीत होते हैं, कभी वर्षा न होने पर इंद्र देवता को खुश करने के लिए महिलाएं जाट जटनी का खेल खेलती हैं। ऐसे सभी प्रसंगों को पूरा काव्यात्मकता के साथ रेणु ने वर्णित किया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्ति में ध्यानात्मक सौंदर्य पूरी लोक संस्कृति के साथ विद्यमान है।
धिन्ना धिन्न 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 निन्न निन्न निन धिन तक धिन्य धिन तक धिन्य। अतः हम देखते हैं कि मैला आंचल में मैरीगंज नामक गांव के जीवन के सारे पक्ष तथा रूपों का वर्णन हुआ है। कुछ विचारकों का आरोप है कि यहाँ रचना किसी यथार्थवादी उद्देश्य को हासिल नहीं करती, वह यथार्थ के प्रति नोस्टोलॉजिक नजरिया अपनाकर चलती है। ये सभी विचार कुछ हद तक सही हो सकते हैं, पर मूल बात यह है कि रचनाकार ने इस रचना को किसी सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित रचना के रूप में नहीं लिखा है। उन्होंने अपने अंचल के यथार्थ के प्रत्येक अंश को संपूर्णता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि किसी भी विचारधारा के आईने में इस रचना की समयक समीक्षा नहीं हो सकती है। इसके कथ्य के बारे में अंतिम रूप से यही कहा जा सकता है जो भूमि में स्वयं लेखक ने कहा है। इसमें फूल भी हैं और सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। मैला आंचल हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा 1954 ईस्वी में इसका रचना हिंदी उपन्यास के इतिहास में उतना ही क्रांतिकारी घटना है जितनी 1936 में प्रेमचंद द्वारा गदान की रचना। यद्यपि देहाती दुनिया जैसे कुछ उपन्यासों में आंचलिकता की गंध पहले भी महसूस की गई थी, किंतु मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही आंचलिक उपन्यास की परंपरा घोषित रूप से आरंभ हुई। स्वयं रेणु ने उपन्यास के प्रकाशन में इसे आंचलिक उपन्यास के रूप में पेश किया है। वे लिखते हैं, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास कथानक है पूर्णिया। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया। आंचलिक उपन्यास उपन्यास लेखन की एक विशिष्ट शैली है जिसमें लेखक किसी खास भौगोलिक क्षेत्र का चयन करता है और अपने विचारधारा का रंग चढ़ाए बिना उसके संपूर्ण जीवन के यथार्थ रूप प्रस्तुत करता है। ऐसे उपन्यास अपनी स्थानीयता का अतिक्रमण नहीं करना चाहते, बल्कि अपने विशिष्ट भूगोल या स्थानीयता में ही रमे रहना चाहते हैं। मैला आंचल न सिर्फ घोषित तौर पर इसी परंपरा का प्रस्थान बिंदु है, बल्कि आज तक के आंचलिक उपन्यासों के समक्ष एक सृजनात्मक चुनौती बनाकर भी खड़ा है। आंचलिक उपन्यास की मूलभूत विशेषता होती है कि उस समय कोई व्यक्ति नायक नहीं होता, बल्कि कथा क्षेत्र या अंचल ही नायकत्व धारण करता है। मैला आंचल में यही हुआ है। इसमें 256 मानवीय चरित्र हैं, किंतु उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसे नायक माना जा सके। सभी चरित्र परस्पर मिलकर अंचल के ही जटिल व संश्लिष्ट चरित्र को उभारते हैं। प्रशांत कालीचरण और बावन दास जैसे कुछ चरित्र प्रभावशाली प्रतीत होते हैं, किंतु संपूर्ण अंचल या मेरीगंज की तुलना में वे कमजोर ही प्रतीत होते हैं। आंचलिक उपन्यास का लेखन अंचल के समस्त यथार्थ को उभारता है, यथार्थ का चयनात्मक परीक्षण नहीं करता। उसमें सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी पक्ष आते हैं और वे सुख दुख के उसी अनुपात में आते हैं जो कि वास्तविक जीवन में होता है। रेणु ने मेरीगंज की दुनिया के हर पक्ष को बखूबी चित्रित किया है। सामाजिक पक्ष के अंतर्गत उन्होंने जातिवाद, अशिक्षा, अंधविश्वास और धार्मिक भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए हैं। आर्थिक पक्ष में किसान की गरीबी व जमींदारों का शोषण दिखाया है। तो राजनीतिक पक्ष में उस समय के सभी दलों जैसे कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ आदि के आंतरिक स्वरूप को उभार कर रख दिया है। खास बात यह है कि रेणु अपनी समाजवादी विचारधारा को थोपने के मोह से बचे हैं। यदि वे समाजवादी मूल्यों को आधार बनाते तो पूरा खतरा था कि दुख ज्यादा दिखते और सुख कम, आर्थिक पक्ष ज्यादा हावी होता और सामाजिक राजनीति कम सोशलिस्ट पार्टी की प्रशंसा होती है और बाकी दलों की बुराई। रेणु ने तटस्थता बनाए रखते हुए यथार्थ के दुखात्मक व सुखात्मक दोनों पक्षों का ईमानदारी से चित्रण किया है। वे स्वयं भूमिका में अपनी तटस्थता की घोषणा इस प्रकार करते हैं, इसमें
फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया कभी। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। सफल आंचलिक उपन्यासों में भौगोलिक वर्णनों का काफी महत्व होता है। लेखक अंचल के भूगोल का वर्णन इतना सूक्ष्मता के साथ करना चाहता है कि पाठक की आंखों में अंचल का नक्शा खींच जाए। रेणु इस मायने में अत्यंत सफल रहे हैं। उन्होंने मेरीगंज तक पहुंचने का रास्ता शुरू में ही विस्तार से बताया है। मेरीगंज रौतहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। बंधयान धरती का विशाल अंचल कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है मेरीगंज कोठी। मेरीगंज तक पहुंचने के बाद लेखक गांव के आंतरिक भूगोल का भी पर्याप्त परिचय देता है ताकि पाठक को उसकी मुकम्मल पहचान हो जाए। रेणु लिखते हैं, मेरीगंज एक बड़ा गांव है। गांव के पूरब एक धारा है जिसमें कमला नदी है। कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है और बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरा रहता है। रौतहट स्टेशन से हलवाही और परचून की दुकानें आती हैं। मैला आंचल की सबसे बड़ी विशेषता मेरीगंज के विशिष्ट सांस्कृतिक वर्णनों तथा आंचलिक शब्दावली के प्रयोग में निहित है। रेणु ने पात्रों से देशज और तद्भव शब्दों से निर्मित वही भाषा कहलवाई है जो उस अंचल में सचमुच सुनाई पड़ती है। इसीलिए इसमें कनिया, गम गम, घमाघम, हारमोनिया, भैंस चरमन, मिटीनियन, टिकिस, हलुमान, आचरज, जी, जेहल इत्यादि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार हर दूसरे पृष्ठ पर कोई न कोई सांस्कृतिक प्रसंग उपस्थित है। कभी विदापत नृत्य, कभी सुरंगा सदा ब्रिज की कहानी, कभी भौजिया के गीत, तो कभी जाट जटनी का खेल। ऐसे ही कुछ प्रसंग दृष्टव्य हैं। नायक जी खोल दो हो किवड़िया हो नायक जी, जाट जटनी का खेल, हथवा रंग ए सया देहरी बैठाई गईले, फिरहू न लिहले उदेश रे भौजिया। भौजिया का गीत याद जो आवे है, प्यारी तोहरी सूरतिया से साले करेजवा में तीर जी। सुरंगा सदा ब्रिज की कथा स्पष्ट है कि महिला आंचल आंचलिक उपन्यासों की सभी कसौटियों पर खरा उतरा है। दरअसल सच तो यह है कि हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के लिए कसौटी खुद महिला आंचल ने ही गढ़ी है। इसके बाद कई लेखकों ने आंचलिक उपन्यास लिखे हैं पर कोई भी महिला आंचल की टक्कर से में खड़ा नहीं हो सका। यहाँ तक कि स्वयं रेणु द्वारा 1997 में रचित आंचलिक उपन्यास परति परिकथा भी इसके मायने में फीका ही नजर आता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि हिंदी की आंचलिक उपन्यास परंपरा में रेणु का वही स्थान है जो पश्चिमी साहित्य में वहाँ के सबसे सफल आंचलिक उपन्यासकारों जैसे मरिया एजवर्थ, टॉमस हार्डी व फकनर इत्यादि का है। महिला आंचल में अंचल का नायकत्व महिला आंचल के प्रकाशन को जिस कारणों से हिंदी उपन्यास के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना होने का गर्व प्राप्त है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नायक की परंपरागत परिभाषा का ध्वस्त होना। प्राचीन काल के साहित्य से ही भारतीय परंपरा में उदत्त नायकों की एक सुदीर्घ परंपरा चली आ रही थी जिसे रेणु से पहले प्रेमचंद, होरी जैसे साधारण पात्रों के माध्यम से लोकतांत्रिक बन चुके थे। महिला आंचल इससे अगले स्तर की क्रांति है जहां यह नियम भी टूट गया है कि रचना का नायक कोई मानवीय चरित्र ही होगा। ग्रामीण अंचल को नायक बना दिए जाने की क्रांतिकारी पहल महिला अंचल की रचना प्रक्रिया में गहराई से गुथी है। महाकाव्यों या नाटकों में नायक निर्धारण की परंपरागत कसौटी को ले तो नायक वह है जो कथा को फल प्राप्ति की ओर ले जाए तथा अंत में फल का भोग भी करे। ये कसौटियां निश्चित तौर पर उपन्यासों की यथार्थवादी दुनिया पर लागू नहीं हो सकती क्योंकि अधिकांश यथार्थपरक उपन्यास किसी फल पर पहुंचते ही नहीं। इसीलिए नायक के निर्धारण की समकालीन कसौटी
यही हो सकती है कि पूरी रचना का कथानक किसी चरित्र के इर्द गिर्द बुना गया हो। इसके चरित्र के विविध पक्षों को उभारने का प्रयास लेखक ने किया है। कौन सी चरित्र पाठक के मन में गहराई से धस जाता है इत्यादि। यदि कोई समीक्षक महिला आंचल में किसी मानवीय चरित्र को नायक का दर्जा देना ही चाहे तो संभवतः डॉक्टर प्रशांत बावन दास या कालीचरण पर विचार करेगा। थोड़े से विश्लेषण से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि इनमें से कोई भी अपने महत्व या प्रभाव में मेरीगंज का मुकाबला करने में समर्थ नहीं है। उदाहरण स्वरूप बावन दास जिंदगी भर कोशिश करता रहा कि इस अंचल के यथार्थ को बदल कर खूबसूरत बना सके, किंतु अंततः अंचल का कठोर यथार्थ ही उस पर भारी पड़ और उसकी मृत्यु हो गई। कालीचरण का क्रांतिकारी तेवर पाठक को आकर्षित करता है, किंतु रचना के अंतिम हिस्से तक पहुंचते पहुंचते उसका महत्व कम हो जाता है। अंतिम कुछ खंडों में तो वह अनुपस्थित ही है। डॉक्टर प्रशांत तुलनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत चरित्र है। वह न सिर्फ रचना के अंतिम पृष्ठ तक उपस्थित है बल्कि उसकी आशा और सक्रियता भी जिंदा है, किंतु वह भी अंचल की तुलना में कमजोर है। यह उसने खुद ही माना है। उसकी तो कोशिश ही यह है कि इस अंचल में यदि थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की भी सामर्थ्य उसमें हो तो वह हर कर सके। वह कहता है, मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए ओठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं। इन सभी मानवीय चरित्रों की तुलना में यदि मेरीगंज को देखें तो नायकत्व का अर्थ ज्यादा खुलता है। लेखक ने भूमिका में ही घोषणा कर दी है कि इस उपन्यास का कथानक घटनाओं और चरित्रों से नहीं बल्कि पूर्णिया अंचल से निर्मित हुआ है। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास कथा नक है पूर्णिया। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इसी उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। पूरे उपन्यास में यही घोषणा साकार होती हुई नजर आती है कि मेरीगंज के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन की हर छोटी बड़ी घटनाएं पूरे ब्यौरे के साथ उपस्थित हैं। इतना ही नहीं, पाठक स्वयं को मेरीगंज में ही महसूस कर सके, इसीलिए सांस्कृतिक और भौगोलिक वर्णनों की बाढ़ सी नजर आती है। कहीं सुरंगा सदा ब्रिज की कथा चल रही है तो कहीं विद्यापति नृत्य हो रहा है, कहीं भौजिया के गीत सुनाई पड़ रहे हैं, कहीं जाट जटनी का खेल हो रहा है तो कहीं बीजक के मंत्रों का पाठ चल रहा है। ये सारे प्रसंग न कालीचरण के बारे में है न ही प्रशांत या बावन दास के बारे में है। ये सभी प्रसंग अंचल को ही प्रधान चरित्र के रूप में खड़ा करते हैं। इसीलिए यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि महिला अंचल ने नायक की धारणा पूरी तरह बदल डाली है। यूं नायक की एक ठोस पहचान यह भी है कि रचना के आस्वादन के बाद वह पाठक की चेतना में घर कर जाता है, उसके मनोजगत का प्रभावी अंग बन जाता है। इस दृष्टि से भी देखें तो मानना होगा कि मैला आंचल पढ़ने के बाद जो चरित्र पाठक के मन को अलोढ़ित संपादित करता है उसकी स्मृतियों का स्थायी हिस्सा बन जाता है। यह मेरीगंज ही है। आंचलिक उपन्यास परंपरा में मैला आंचल के सर्वश्रेष्ठ होने के आधार मैला आंचल विवादित रूप से हिंदी की आंचलिक उपन्यास परंपरा की शिखर रचना है। अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि मैला आंचल ने ही आंचलिक उपन्यास की धारा को औपचारिक रूप से शुरू किया है तथा पहली ही बार में यह परंपरा ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है कि शेष उपन्यासकार तो क्या, स्वयं रेणु द्वारा बाद में लिखा गया आंचलिक उपन्यास पर परिकथा भी उसका अनुकरण ही करता नजर आया। मौलिकता, सृजनशीलता व प्रयोगशीलता का ऐसा रचनात्मक विस्फोट साहित्य जगत में यदा कदा ही देखने को मिलता है। हिंदी के विविध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल से पूर्व शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया की आंचलिक उपन्यास के रूप में चर्चा हुई है, लेकिन यह उपन्यास आंचलिक उपन्यास की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। आंचलिकता के कुछ लक्षण इसमें आवश्यक दिखाई देते हैं। इस उपन्यास में शिव पूजन सहाय ने उपन्यास की परंपरागत रूप का अतिक्रमण करते हुए साधारण स्वच्छंद ढंग से कथा शिल्प का सहारा लिया है। नागार्जुन के
कई उपन्यास आंचलिक की कसौटी पर खरे नहीं उतरे, पर मिथिला अंचल को अपनी आधारभूत बनाने वाले उनके रानीनाथ की चाची और बलचना माँ जैसे उपन्यास आंचलिक उपन्यास के रूप में स्वीकृत हो गए हैं। उदय शंकर भट्ट का उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य कछुआ आदि जाति विशेष पर आधारित है। आंचलिक उपन्यास के रूप में महत्वपूर्ण इस कृति में बारसोवा के मछुआरों के जीवन के साथ बंबई के उपनगरों व अन्य इलाकों का परिवेश भी आ गया है। कथा के केंद्र में है कोशी जाति की लड़की रत्ना, जिसके चित्रण से प्रकट है कि उदय शंकर भट्ट इसी जीवन के सभी पक्षों से परिचित है। रंगवे राघव का कब तक पुकारूं अपने ढंग का विशिष्ट आंचलिक उपन्यास है। यहाँ नटों के जीवन का संश्लिष्टता में चित्रित करने का प्रयास किया गया है। नटों के जीवन के आचार विचार, मध्यकालीन विश्वास, शोषण और अन्याय, यौन स्वच्छंदता, सभी स्थितियों के बीच यह उपन्यास अपनी आंचलिकता में सजीव बन पड़ा है। रामदास मिश्र के पानी के प्राचीर तथा जल टूटना हुआ है भी महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है। पानी के प्राचीर में गोरखपुर जिले की दो नदियों से घिरे अंचल की कहानी कही गई है। जल टूटता हुआ स्वाधीनता प्राप्ति के बाद की कथा पर आधारित है। इस उपन्यास का आधार है कछार अंचल का तिवारीपुर गांव, जिसकी रागात्मकता धीरे धीरे क्षीण हो रही है। शिव प्रसाद रुद्र का उपन्यास बहती गंगा चर्चित आंचलिक उपन्यास है। इसमें लेखक ने सहस्त्र विभिन्न कथाओं में बनारस की स्थानीय विशेषताओं को व्यक्त किया है। भैरव प्रसाद गुप्त ने दो उपन्यास सती मैया का चौराहे तथा गंगा मैया भी उल्लेखनीय आंचलिक उपन्यास है। राही मासूम राजा का प्रसिद्ध उपन्यास आधा गांव सशक्त आंचलिक उपन्यास है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अंचल गंगोली के शिया मुसलमानों के जीवन की अनेक विसंगतियों को इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। लेखक इस उपन्यास में शिया मुसलमानों के घरों की अंतरंग जिंदगी और संबंधों में प्रवेश करता है। इससे की भाषा का ठेठपन आकर्षक है और सीधे सच्चे मनुष्य की जबान से निकली गालियां भी आंचलिक परिवेश को जीवंत बनाने में सहायक है। शैलेश मटियानी के 3 उपन्यास कुमाऊं अंचल से संबंध है। चिट्ठी, रसैन, हौलदार, चौथी मुट्ठी, इन तीनों उपन्यास की आंचलिक एक सांस्कृतिक प्रभाव पैदा करती है। कृष्ण सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा सामर्थक आंचलिक उपन्यास है, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व पंजाब के सीमांत अंचल को अभिव्यक्ति दी गई है। यह ऐसा उपन्यास है जिसमें पूरे अंचल के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का मनुष्य के साथ सघन संबंध दिखाई ही देता है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसप हुमायूनी जीवन की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। यह आंचलिक प्रेम कथा है। इस उपन्यास में आंचलिकता बहुत गहरे स्तर पर व्याप्त है। कुछ अन्य आंचलिक उपन्यास हैं धरती धन, न अपना, जगदीश चंद्र, मुर्दा घर, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, चाक, मैत्रेय, पुष्पा आदि। मैला आंचल की सर्वश्रेष्ठता के आधार, मैला आंचल की सर्वश्रेष्ठता का मूल आधार इसकी भाषा शैली में है। यूं उनकी भाषागत प्रयोगशीलता पर कुछ पश्चिमी उपन्यासकारों के साथ साथ सतीशनाथ भादुड़ी तथा तारा शंकर बोधोपाध्याय जैसे बंगाल उपन्यासकारों का प्रभाव देखा गया है। किंतु यह सत्य है कि जितनी प्रयोगशीलता रेणु ने दिखाई है उतनी इनमें से किसी ने नहीं। विशेषतः लोकगीतों व लोक संगीत का प्रयोग, संस्कृति व अंग्रेजी शब्दों का लोक प्रचलित विकृति रूप प्रस्तुत करने की कला तथा सुरंगा सदा ब्रिज जैसी प्रसिद्ध लोक कथा के समानांतर फूलिया खलासी की कथा को खड़ा करने का साहस, ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अतुलनीय है। आवश्यकता अनुसार इस बिंदु का विस्तार करें। यूं तो हर आंचलिक उपन्यास की कोशिश होती है कि अंचल का महत्व कथानक में सर्वाधिक हो, किंतु अंचल के नायक हो जाने की आदर्श स्थिति जिस तरह मैला आंचल में उपलब्ध हो सकी है वैसी और कहीं नहीं। यदि रामदास मिश्र, शैलेश मटियानी और शिव प्रसाद सिंह के आंचलिक उपन्यासों को देखें तो मैला आंचल की यह विशेषता स्वतः प्रकट होती है और स्वयं
रेणु द्वारा रचित परी कथा में भी अंचल का नायकत्व इतनी सहजता से नहीं उभरता। विस्तार के लिए अंचल के नायकत्व वाले प्रश्न को आधार बनाए। आंचलिक उपन्यासकार की जिम्मेदारी होती है कि वह यथार्थ को बिना किसी वैचारिक पूर्वाग्रह के यथारूप पेश करे। रेणु जैसे समाजवादी लेखक के लिए तटस्थ होना आसान नहीं था। नागार्जुन व राघव जैसे प्रगतिवादी उपन्यासकारों ने भी आंचलिक उपन्यास लिखे, किंतु वहां तटस्थता का आग्रह इतना मजबूत नहीं है। लेखक की प्रतिबद्धता बीच बीच में झलक ही जाती है। रेणु ने उपन्यास की भूमिका में जो प्रतिज्ञा की है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, इसे पूरी तरह निभाया है। अंचल के सांस्कृतिक पक्षों का चित्रण जिस खूबसूरती के साथ रेणु कर सके हैं, वैसा कोई और नहीं। कुछ सांस्कृतिक प्रसंगों का के उदाहरण नोट्स के आधार पर प्रस्तुत करें। महिला आंचल में एक और खास बात है जो इसे परंपरा में सबसे बेहतर बनाती है। इसमें आंचलिकता व राष्ट्रीयता जैसे विरोधी प्रतीत होने वाले तत्वों में जैसे महीन संतुलन साधा गया है, वह भी लाजवाब है। जहां गोदान जैसे राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास आंचलिक नहीं हो पाते तथा अधिकांश आंचलिक उपन्यास जैसे उदय शंकर भट्ट कृति, सागर लहरे और मानुष्य तथा राघव कृति, कब तक पुकारूं, राष्ट्रीय जीवन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। वहीं महिला आंचल आंचलिक वातावरण के भीतर से भी राष्ट्रीयता की पर्याप्त अनुभूति कराने में समर्थ है। इन आधारों पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि महिला आंचल की आंचलिक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। सच तो यह है कि महिला आंचल ने ही आंचलिक उपन्यासों के लिए कसौटी गढ़ी है, जिन पर खरा उतरने के लिए आज तक आंचलिक लेखक रचनात्मक संघर्ष कर रहे हैं। महिला आंचल में आंचलिकता व राष्ट्रीयता, आंचलिक उपन्यास तथा राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधित्व उपन्यास, ये दोनों संज्ञाएं प्रथम दृष्टि में परस्पर विपरीत नजर आती हैं, क्योंकि जहां आंचलिक उपन्यास अपनी भौगोलिक विशिष्टताओं में रम जाना चाहता है, वहीं राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास अपनी भौगोलिक विशेषता या स्थानीय का अतिक्रमण करना चाहता है। किंतु सच यह है कि ये दोनों संज्ञाएं उतनी विरोधी हैं नहीं जितनी की प्रतीत होती हैं। यदि उपन्यास के पास सुलझी हुई रचनाई दृष्टि हो, रचनात्मक निपुणता हो, तो वह आंचलिक उपन्यास के भीतर से राष्ट्रीय जीवन के प्रतिनिधित्व की संभावना दिखा सकता है। रेणु ऐसे ही समर्थ उपन्यासकार हैं। आंचलिकता पर एक पैरा लिखें, विशेष रूप से सांस्कृतिक और भौगोलिक पक्ष पर, किंतु महिला आंचल सिर्फ आंचलिक उपन्यास नहीं है, वह आंचलिक होते हुए भी राष्ट्रीय भी है। आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रसंग लिखें और सभी के साथ बताएं कि ऐसी विशेषताएं देश के हर कोने में दिखती हैं। ज्ञातव्य है कि महिला आंचल की राष्ट्रीयता गोदान की राष्ट्रीयता से भिन्न है, भिन्न प्रकार की है। प्रेमचंद गोदान को लिखते समय ऐसी विशिष्ट सूचनाओं से भरसक बचे हैं जो उपन्यास को निश्चित भूगोल में बांध सकती थी। उन्होंने गोदान में साफ तौर पर लिखा है, सेमरी और बेलारी अवध प्रांत के दो गांव हैं। जिले का नाम बताने की जरूरत नहीं। गोदान राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास है, इसीलिए है क्योंकि वह अपनी स्थानीयता का अतिक्रमण करता है। इसके विपरीत महिला आंचल का लेखक स्थानीय और राष्ट्रीयता को परस्पर विरोध मानने को तैयार नहीं है। वह स्थानीयता के भीतर से राष्ट्रीयता की झलक दिखाना चाहता है। वह दिखाता है कि एक विशेष गाँव में वे सारी समस्याएं और परिस्थितियां अपने तरीके से मौजूद हैं जो देश के हर हिस्से में विद्यमान है। एक वाक्य में कहें तो जहां गोदान राष्ट्रीय जीवन का चित्रण माइक्रोस्कोपिक स्तर पर करता है, वही महिला आंचल माइक्रोस्कोपिक स्तर पर है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधित्व तो महिला आंचल के संयोग बस दिखाई पड़ता है, वस्तुतः इसके पीछे रेणु की स्पष्ट योजना रही है। उन्होंने भूमिका में ही स्पष्ट कर दिया है कि यह उपन्यास सिर्फ मेरीगंज का नहीं, मेरीगंज के माध्यम से देश के हर पिछड़े गांव का है। भाषा चाहे अलग हो, भौगोलिक विशिष्टताएं भले ही भिन्न हो, सांस्कृतिक परंपराओं में भी चाहे अंतर नजर आते हो, किंतु जीवन की प्रवृत्ति एक सी है, समस्याएं व कठोर वास्तविकताएं एक सी हैं। भूमिका में उनका स्पष्ट कथन है, कथानक है, पूर्णिया है। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। मेरीगंज पिछड़े
गांव का प्रतीक है। यह कहकर रेणु ने यह स्पष्ट किया है कि यह उपन्यास प्रतीकात्मक रूप से देश के हर पिछड़े गांव का है, दूसरे शब्दों में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। रेणु की राजनीतिक चेतना। रेणु हिंदी उपन्यास यात्रा में ऐसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक यथार्थवाद की परंपरा में राजनीति को उपन्यास का प्रमुख विषय बनाया है। सामाजिक यथार्थवादी परंपरा यद्यपि प्रेमचंद के समय में विकसित हो चुकी थी, पर उसमें राजनीतिक पक्षों का प्राय अभाव था। रेणु ने महिला आंचल में न केवल राजनीति को रचना के केंद्र में रखा, बल्कि तत्कालिक भारत के संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य की आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया। महिला आंचल का पहला संस्करण 1954 में आया था। वह लेखन कला 1952 के आसपास है। यह वह समय था जब देश को आज़ादी मिली ही थी और आम आदमी आज़ादी से जुड़े हुए सपनों की उम्मीद में खोया हुआ था। रेणु स्वाधीनता संग्राम के दौर से भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे तथा जयप्रकाश नारायण के लोकतांत्रिक समाज की अवधारणा में उनकी गहरी आस्था थी। देश के आम आदमी का इस आज़ादी से मोहभंग बाद में हुआ, किंतु समाजवाद को समझाने वाले यह समझ चुके थे कि वे असली लड़ाई हार चुके हैं। रेणु खुद मानते थे कि देश की असली समस्या भूमि के उपयुक्त वितरण की है और नए उभरने वाले नेतृत्व में ऐसी कोई संभावनाएं उन्हें नहीं दिखाई दी। इस रूप में प्रायः माना गया कि रेणु एक मोहभंग की मानसिकता से गुजर रहे थे। उन्हें आज़ादी निरर्थक लगती थी और लोकतंत्र में शामिल दल कुछ अंतरों के साथ झूठे प्रतीत होते थे। इसी मनोभूमि में महिला आंचल की रचना हुई है। वे आमतौर पर यही मानसिकता रचनाकार में भी दिखाई देती है। यह बात प्रमाणित है कि उपन्यास के लेखन कला के दौरान रेणु जयप्रकाश के लोकतांत्रिक समाजवाद से प्रभावित थे। लोकतांत्रिक समाजवादी का जन्म कांग्रेस की कोख से हुआ था। वे रेणु का अपने परिवार और कांग्रेस से संबंधित था। वे कम्युनिस्ट पार्टी की हिंसक नीतियों को प्रायः गलत मानते थे, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में उन्हें उपयुक्त मानने को तैयार थे। इस संबंध में एक विशेष प्रसंग ध्यातव्य है। रेणु ने एक स्थान पर साफ लिखा है, महिला आंचल का चलितर कर्मकार यही नक्षत्रमालाकार है। नक्षत्रमालाकार क्रांतिकारी युवक था जिसका वास्तविक नाम नक्षत्र माली था। 1947 में जब पूर्णिया में भयानक अकाल पड़ा था तो इसने व्यापारियों द्वारा दबाए गए अनाज को बलपूर्वक खुलवाया था। जयप्रकाश ने खुद इसका नामकरण नक्षत्र मालाकार रखा था। यहाँ तक रेणु इस व्यक्ति का बेहद आदर करते थे, किंतु यह व्यक्ति जब अकाल समाप्त होने पर भी ऐसे ही काम करता रहा तथा किसी भी व्यक्ति के सीआईडी से संबंधित होने पर उनके नाक कान काटने लगा तो उनका मोह भंग स्थिति में भी हुआ। बाद में नक्षत्र मालाकार को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। मुक्ति बोध ने भी इस बात का वर्णन किया है कि समाजवाद की सद्भावनाएं एक सीमा के बाद कैसे सीमाएं बनाने लगी। बावन दास की मृत्यु भारतीय राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत है। बावन दास उन सभी मूल्यों का प्रतीक है जिन पर चलते हुए गांधी जी ने आजादी प्राप्त की है। ऐसे व्यक्ति की कबरा जैसे अपराधी तस्कर के हाथों मृत्यु होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखने की बात यह है कि कबरा कांग्रेस का पदाधिकारी है तथा आजादी के बाद देश में कांग्रेस की सत्ताधारी दल भी है। अतः यह हत्या प्रकारांतर से भारत के लोकतांत्रिक शासन द्वारा शुरू हुई है, जिसने गांधीवादी मूल्यों को 2 दिन में ही छोड़ दिया है। महिला आंचल के नामकरण का औचित्य किसी भी रचना का नामकरण कई आधारों पर हो सकता है जैसे चरित्र मूलक जैसे दिव्या, घटना मूलक आषाढ़ का एक दिन, या स्थिति मूलक भारत दुर्दशा महाभोज। सर्वश्रेष्ठ नामकरण वह होता है जो रचना के समग्र प्रभाव को पाठक की चेतना में मूर्त बना सके। इस दृष्टि से महिला आंचल अत्यंत प्रभावी नामकरण है, क्योंकि नाम सुनते ही उस अंचल का संपूर्ण दृश्य आंखों के समक्ष तैर जाता है, जिसका विस्तृत अंकन इस समय किया गया है। महिला आंचल नामकरण के दोनों शब्द अत्यंत सारगर्भित है। रेणु ने अंचल शब्द का प्रयोग 2 कारणों से किया है। अंचल शब्द का पहला अर्थ है अंचल से संबंधित है और यह इसीलिए प्रासंगिक है क्योंकि रेणु ने घोषित रूप
से मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास के तौर पर लिखा है। भूमिका का पहला ही वाक्य है, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। चूंकि रेणु की योजना यही थी कि मैला आंचल के माध्यम से उपन्यासों का एक नया रूप आंचलिक उपन्यास स्थापित हो, इसीलिए नामकरण में आंचल शब्द का प्रयोग बेहद प्रासंगिक। आंचल शब्द का दूसरा अर्थ भी सक्रिय है। ध्यातव्य है कि इसका नाम मैला आंचल नहीं, मैला आंचल है। इसके पीछे रेणु की निश्चित योजना है। आंचल शब्द माँ के आंचल की ममता को व्यक्त करता है। व्यक्ति जिस जमीन पर पला बढ़ा होता है उसके प्रति उसके मन में माँ के ममतत्व जैसा भाव हो, अर्थात तो वह अपनी मिट्टी को माँ जैसा आदर दे, यह स्वाभाविक ही है। रेणु अपने उपन्यास के कई संदर्भों में इस भाव की अभिव्यक्ति की है। उदाहरण के तौर पर एक स्थान पर वे सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता भारत माता की आरंभिक पंक्तियां उद्धृत करते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। अब दूसरा प्रश्न यह है कि नामकरण में मैला शब्द का प्रयोग रेणु ने क्यों किया है। पहली दृष्टि में यह उपन्यास की भूमिका से असंगत लगता है। भूमिका में उनकी स्पष्ट घोषणा है कि इसमें फूल भी हैं, चूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदर भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। सवाल है यदि इसमें सुंदरता और कुरूपता दोनों है तो नामकरण में यह तटस्थता क्यों नहीं दिखती। उसे मैला आंचल कहकर कुरूपता को ज्यादा क्यों उभारा गया है। वस्तुतः इसके पीछे रेणु की प्रतिबद्धता है। वे अपनी अंचल को पूरा तटस्थ के साथ दिखाते हैं, किंतु जानते हैं कि इस अविकसित और पिछड़े अंचल में मैला पन की मात्रा सुंदरता की तुलना में कहीं ज्यादा है। वे इसी मैलेपन को दूर करने की चेतना से भी हद तक भरे हैं। यह परिकथा में ज्यादा साफ नजर आता है। मैला आंचल के अंत में भी यह प्रतिबद्धता डॉक्टर प्रशांत के इन शब्दों में उभरी है। ममता मैं फिर काम शुरू करूंगा, यही इसी गांव में मैं साधना करूंगा। ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। स्पष्ट है कि मैला आंचल नामकरण के पीछे रेणु की अत्यंत सजग योजना विद्यमान है। वे उपन्यास की संवेदना से उभरने वाले कई प्रभावों को एक साथ नए नाम के भीतर मूर्त करने में सफल रहे हैं। प्रश्न यह भी है कि अगर इस उपन्यास का यह नाम न होता तो क्या होता। यदि नाम आंचल पर ही आधारित होता तो मेरीगंज या मेरीगंज की दुनिया जैसे कोई नाम हो सकता था दुनिया, किंतु यह नाम कमजोर होता। एक तो यह नाम सिर्फ एक विशिष्ट गांव तक सीमित हो जाता, जबकि भूमिका की घोषणा के अनुसार रेणु ने मेरीगंज को पिछड़े गांव की प्रतीक के तौर पर रखा है। दूसरे, इस नाम में मैला शब्द से व्यक्त होने वाला भाव अव्यक्त रह जाता है। तीसरे, आंचल शब्द में छिपा ममतत्व भी इस समय व्यक्त न हो पाता। चरित्र मूलक नामकरण असंभव था क्योंकि कोई केंद्रीय चरित्र है नहीं, और यदि है तो स्वयं मेरीगंज है। घटना आधारित नामकरण भी अप्रासंगिक होता है क्योंकि घटनाएं इतनी ज्यादा और वैविध्यपूर्ण है कि किसी एक घटना को नामकरण का आधार बनाने में से असंतुलन पैदा हो जाता है। मैला आंचल ही एक सर्वश्रेष्ठ नामकरण है प्रतीत होता है। लेखक ने उपन्यास की अंतर्वस्तु से न्याय करने वाला नाम रखने के लिए एक लंबी वैचारिक उलझन का सामना किया होगा और उसके बाद ही रचना के मर्म को साकार कर देने वाला इतना गहरा और ठोस नाम रखने में सफलता पाई है। मैला आंचल का शिल्प गोदान से तुलना सहित कथानक काफी विस्तृत है क्योंकि इसमें अंचल को संपूर्णता में समेटने का प्रयास किया गया है। कथानक में जो देश और काल लिया गया है वह अत्यंत सीमित है। देश के रूप में सिर्फ एक गांव है। कथा कभी कभी गांव से बाहर निकलती है, वह आस पड़ोस के शहर तक जाती है, किंतु यह
इतनी इतना ही है जैसे कोई ग्रामीण व्यक्ति सुबह शहर जाकर शाम को लौट आए। गोदान का क्षेत्र प्रतीकात्मक रूप से पूरे देश है। इसके अतिरिक्त इस समय शहर का वर्णन महिला आंचल से ज्यादा है। कथानक का काल भी सीमित है, जो कि आजादी से कुछ पहले तथा कुछ बाद तक फैला हुआ है। काल संबंधी निश्चित सूचनाएं जैसे स्वाधीनता, गांधी जी का श्रद्धा आदि होने के कारण महिला आंचल काल का अतिक्रमण नहीं करता। गोदान का काल महिला आंचल से पहले का है, परिधीन भारत का है। जिस इसके अतिरिक्त इसमें काल विशिष्ट सूचनाएं से बचने की प्रवृत्ति है, इसीलिए प्रतीकात्मक स्तर पर वह काल का अतिक्रमण करने में ज्यादा सफल है। महिला आंचल के कथानक में कई कथाएं हैं और इन कथाओं में आधिकारिक तथा प्रासंगिक कथाओं का विभाजन नहीं किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ कहा जा सकता है कि कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत, बावन दास, बलदेव आदि की कथाएं कुछ अधिक महत्वपूर्ण हैं। वस्तुतः ये सभी कथाएं इस प्रकार गुथी हैं कि अंततः अंचल की एक ही व्यापक कथा बनती है। गोदान में ग्रामीण कथा आधिकारिक प्रतीत होती है, जबकि शहरी कथा प्रासंगिक। दोनों में इतना गहरा संबंध नहीं है कि दोनों से मिलकर एक ही कथा निर्मित हो जाए। बिखराव बना ही रहता है। महिला आंचल का कथानक 2 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में 44 परिच्छेद हैं, जबकि दूसरे खंड में 23, किंतु यह विभाजन सिर्फ पाठक की सुविधा के लिए है। इससे कथात्मक अवंती में कोई दोष पैदा नहीं होता। गोदान में खंड विभाजन नहीं है। संपूर्ण कथा 36 परिच्छेदों में विभक्त है। गति और विराम की दृष्टि से महिला आंचल के कथानक में अत्यधिक कसाव है। रुस्तम की कुश्ती वाले एक आधा प्रसंग को छोड़ दें तो कोई भी प्रसंग थोपा हुआ नजर नहीं आता। गोदान में शहरी कथा में ऐसे प्रसंग ज्यादा हैं जो थोपे हुए नजर आते हैं, जैसे धनुष यज्ञ, कबड्डी प्रसंग, वुमेन्स लीग में मेहता का भाषण इत्यादि। चरित्र योजना महिला आंचल चरित्र प्रधान उपन्यास नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य अंचल को संपूर्णता में व्यक्त करना है, न कि किसी मानवीय चरित्र का समग्र विश्लेषण करना है। हाँ, यदि अंचल को ही चरित्र के रूप में देखें तो इसे चरित्र प्रधान उपन्यास कह सकते हैं। गोदान में चरित्रों का महत्व काफी ज्यादा है, इसे चरित्र प्रधान उपन्यास कहने में कोई समस्या नहीं है। चरित्रों की संख्या बहुत अधिक है, 256 है, किंतु इनके पारस्परिक महत्व का अनुपात ठीक होने से ज्यादा बिखराव पैदा नहीं होता। उपन्यास पढ़ते हुए आरंभ में जरूर समस्याएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे चरित्रों से परिचय स्थापित होने में समय लगता है। गोदान में 84 चरित्र हैं, वहां भी अनुपातिक का ध्यान रखा गया है, अतः बिखराव नहीं है। विभिन्न चरित्रों में केंद्र तथा अपकेंद्र का संबंध नहीं है, क्योंकि कोई भी चरित्र नायक नहीं है। डॉक्टर प्रशांत, बावन दास, कालीचरण जैसे चरित्रों में सीमित मात्रा में नायकत्व नजर आता है, किंतु अंततः इन सभी के चरित्र जुड़कर अंचल को ही नायकत्व प्रदान करते हैं। गोदान में औदात्यपूर्ण नायक की पुरानी धारणा टूटी है, किंतु नवीन अर्थों में होरी को नायक मानने में कोई बाधा नहीं है। चरित्र प्रायः वर्गगत है, क्योंकि पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थितियों की समानता समरूप चरित्रों को गढ़ती है। डॉक्टर प्रशांत जैसे कुछ ही चरित्रों में वैयक्तिक तत्व स्पष्ट हुआ है। कुछ मामलों में बावन दास में भी यह विशेषता दिखती है। गोदान में भी चरित्र प्रायः वर्गगत है, किंतु शहरी चरित्रों में वैयक्तिक विशेषताएं प्रबल हो गई हैं, जैसे मेहता, मालती और मीनाक्षी देवी। महिला आंचल के चरित्र प्रायः स्वाभाविक हैं। रचनाकार ने अपने विचार थोपने के लिए उन्हें साधन नहीं बनाया है। कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत तथा बावन दास जैसे कुछ के पात्रों में अगर ऐसा दिखता भी है तो अत्यंत सीमित मात्रा में। गोदान के चरित्र भी यूं तो सहज हैं, पर वहाँ भी मिसेज मेहता, मालती और गोविंदी जैसे चरित्रों की आदर्शों के प्रक्षेपण के माध्यम बन गए हैं। चरित्र स्थिर ही नहीं, परिवर्तन भी है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का हृदय परिवर्तन तथा बलदेव की मानसिकता का बदलना ऐसे ही उदाहरण है। गोदान में भी मेहता, खन्ना, गोबर, मालती और माता दीन जैसे चरित्रों समय के साथ बदले हैं। नाटकीयता महिला आंचल में नाटकीयता संपूर्ण उपन्यास में विद्यमान है। नाटकीयता का मूल कारण यह है कि पूरी रचना द्वंद्वात्मक रचना में गुथी है। यह द्वंद्व मूलतः आदर्श के व यथार्थ का द्वंद्व है, किंतु इसके साथ विकास और पिछड़ेपन का गांव व शहर
का विभिन्न जातियों, वर्गों व राजनीतिक दलों का भी द्वंद्व भी इसमें उपस्थित है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण उपन्यास दृश्य योजना और संवाद योजना से तो भरा ही है। चरित्रों के प्रतिक्रियाएं प्राय नाटकीय रूप में प्रस्तुत की गई हैं। बीच बीच में गीतों तथा संवाद शैली का प्रयोग नाटकीयता को अद्भुत तेवर प्रदान करता है। काल्पनिकता का तत्व भी लगातार दिखता है। उदाहरण संवाद योजना, दूर मुंह से बूढ़े पुराने से हंसी दिलगी करते लाज नहीं आती। आकस्मिकता, गांव से यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मलेटरी ने बहरा चथेरू को गिरफ्त कर लिया है और लेविन न लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर ले गए हैं। गीतों के प्रयोग ने भी नाटकीयता को बढ़ाया है। जैसे अरे जिंदगी है क्रांति से क्रांति में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। महिला आंचल की भाषा शैली, आंचलिक उपन्यासों के रूप में महिला आंचल की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण उसकी भाषा शैली को ही माना जाता है। रेणु ने भाषा के स्तर पर अद्भुत प्रयोगशीलता का परिचय देते हुए नई सृजनात्मक उपलब्धि की है, जिसकी विशेषता इस प्रकार है। महिला आंचल में सामान्यतः देशज भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आंचलिक सांस्कृतिक में देशज शब्दावली केंद्र में होता है। इसके अतिरिक्त अद्भुत शब्दावली का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में किया गया। उदाहरण के लिए तंत्रिमा टोली में आज घमाघम पंचायत हो रही है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गम कौवा साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम गम करने लगता है। अंग्रेजी के बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु रेणु उन शब्दों को भी आंचलिक तेवर के साथ लाए हैं। अंग्रेजी के शब्द गांव में किसी प्रकार विकृति और तद्भवकृति हो जाते हैं, यह महिला आंचल की भाषा में लगातार दिखाई देता है। ये शब्द भी आंचलिकता को प्रमाणित करते हैं। उदाहरण के लिए भैंस चरण वाइस चेयरमैन, रायबरेली लाइब्रेरी, पुलोग्राम प्रोग्राम और लॉरेट ऑल राइट, टीशन स्टेशन, फॉर्म फॉर्म। उपन्यास में कहीं कहीं मानक भाषा का प्रयोग हुआ है, जिनमें न सिर्फ तत्सम शब्दावली बल्कि सांस्कृतिक की परिनिष्ठा शब्दावली भी आई है। ऐसे प्रसंग कहाँ वहाँ है जहाँ डॉक्टर प्रशांत जैसे व्यक्ति कुछ सोचते हैं या कहते हैं। तत्सम भाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है: वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा से जर्जर प्राय कीर्ति रो रही है। व्याध के तीर से जख्मी हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले। रेणु ने आंचलिक शैली का निर्वाह करते हुए लोकगीत तथा लोक संगीत के तत्वों को उपन्यास में काफी अधिक स्थान दिया है। भौजिया के गीत, विदापत के नृत्य और जाट जटनी के खेल जैसे प्रसंगों में बहुत से लोकगीत आए हैं। उदाहरण के लिए याद जो आवे है प्यारी तोहरी सूरतिया से, साले करेजवा में तीर जी, हथवा रगाए सया देहरी बैठाई गईले, फिर हु न लिहले उदेश रे भौजिया। चालिक भाषा शैली की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता होती है मुहावरेदार भाषा का प्रयोग। मुहावरे और लोकोक्तियों चमत्कार पैदा करने के साधन हैं जो लोक जीवन के अनुभवों से ही निर्मित होती हैं। इसीलिए भाषा जितनी मुहावरेदार होती है उसमें लोक जीवन की अनुभूतियां उतनी ही प्रमाणित से अभिव्यक्त होती हैं। महिला आंचल में जगह जगह पर ऐसी भाषा दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। शास्त्र में कहा है, जोरू जमीन जोर का ना ही तो किसी और का। आंचलिक भाषा शैली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है शब्दों में निहित ध्यानात्मकता या नदात्मक क्षमता का प्रयोग। इसका अर्थ है ध्वनियों का प्रयोग इस प्रकार करना कि ध्वनि मैत्री में चमत्कार उत्पन्न होने लगे। साथ ही ध्यानात्मकता के प्रयोग से भाषा की अर्थवत्ता भी बढ़ जाती है, क्योंकि विशेष ध्वनियां विशेष भावों को उत्पन्न करने में समक्ष होती हैं। उदाहरण के लिए डिम डिमिक डिमिक, गिड 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 धा गिड धा गिड धा, धिन 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 धिडिक धिड धिन। आंचलिक भाषा शैली में एक महत्वपूर्ण गुण अंतर
पाठ्यता का होता है। इसका अर्थ है कि लोक सांस्कृतिक में किसी बात को कहने के लिए किसी प्रसिद्ध ग्रंथ या धार्मिक परंपरा में चली आ रही बातों को बार बार प्रमाण के तौर पर उद्धृत किया जाता है। महिला आंचल में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। उदाहरण के लिए हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ बीजक से भी लक्ष्मी को देह की सुगंधी निकलती है। इस सुगंध में भी एक नशा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक हो या ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। कविवर हंस कुमार तिवारी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा। रेणु ने प्रतीकात्मक भाषा का भी काफी प्रयोग किया है। कहीं कहीं उनकी भाषा में प्रतीक और अप्रस्तुत इस प्रकार शामिल हो जाते हैं कि गद्य में पद की सुंदरता उत्पन्न होने लगती है। महिला आंचल का डॉक्टर प्रशांत ऐसा ही भाषा में कहता है, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ है। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहाएंगे। आंचलिक उपन्यास अपने आंचल का जीवन चित्र पाठकों के आंखों में उतार देना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए स्वाभाविक तौर पर उसे सुंदर बिंबों का निर्माण करना पड़ता है ताकि आंतरिक अनुभूति के स्तर पर आंचल को महसूस किया जा सके। रेणु ने न सिर्फ आंचल के भूगोल के सुंदर बिंब बनाए हैं बल्कि विभिन्न चरित्रों को भी बिंबों में उतार दिया है। उदाहरण के लिए गणेश की नानी बुढ़ापे में भी जिसकी सुंदरता नष्ट नहीं हुई, उसके चेहरे की झुर्रियों ने एक नई खूबसूरती ला दी है। सिर के सफेद बालों के घुंघराले लट, होठों की लाली ज्यों की त्यों है। सुंदर दंत पंक्तियां जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। आंचलिक जीवन में हास्य और व्यंग की उपस्थिति क्षण क्षण महसूस की जा सकती है। आपस का हंसी मजाक व चुहल तथा अपने विरोधियों पर तीखे व्यंगों की बौछार करना किसी भी अंचल के जीवन का अनिवार्य अंग होता है। रेणु ने हास्य व्यंग का बहुत अधिक प्रयोग किया है, विशेष रूप से वहां जहां वे खुद किसी पात्र की कड़वी सच्चाई उभारने चाहते हैं। भ्रष्ट महंत पर वे इस प्रकार का व्यंग करते हैं, बुढ़ौती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती हैं। इसीलिए तो साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के बस में हो जाते हैं। यह तो महंत साहब का दोख नहीं, उसका भाग ही खराब है। यदि वह नहीं होती तो महंत साहब सतगुरु के रास्ते से नहीं दिखते। यह ध्रुव सत्य है, दोष तो लक्ष्मी का है। रेणु ने भाषा शैली के स्तर पर एक विशेष प्रयोग चेतना प्रवाह शैली का किया है। यह शैली सामान्यतः मनोवैज्ञानिक उपन्यास में प्रयुक्त होता है, जिसमें लेखक किसी चरित्र के मन में आने वाले बेक्रम तथा बेतरतीब भावों को उसी प्रवाह में प्रस्तुत किया है जैसे वे मन में आते हैं। रेणु ने कमली की मन स्थिति दिखाने के लिए इस शैली का प्रयोग किया है। अच्छा डॉक्टर, सच सच बताना, तुम क्यों मुस्कुराते हो? तुम मुझे जलाने के लिए इस गांव में क्यों आए? नहीं नहीं, तुम नहीं आते तो पागल हो जाती। रोज सपने में कमला नदी की बाढ़ में मैं बह जाती थी। बड़े बड़े सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते थे। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। तुम डांटते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चिढ़ाते हो, कितना अच्छा लगता है मुझे। फिर मीठी दवा भेज दूंगा। तुम्हारी बोली क्या कम मीठी है? स्पष्ट है कि महिला आंचल की भाषा शैली आंचलिक के तत्व को पूरी तन्मयता से धारण करती है। यदि महिला आंचल आज तक सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है तो इसका एक बड़ा कारण यह भाषा शैली ही है। महिला आंचल की भाषा की सीमाएं में, यद्यपि महिला आंचल की भाषा अत्यंत सृजनात्मक एवं प्रयोगशील है, किंतु यह निरापद नहीं है। इसने एक और रेणु को यह क्षमता दी कि वे मानो मेरीगंज के जीवन को उसके सारे रंगों व रेशों के साथ ईमानदारी से उभार सके, तो दूसरी ओर उपन्यास की बोधगम्यता के समक्ष चुनौती भी खड़ी की। जो पाठक मेरीगंज या उसके आसपास के झल इलाके की बोली को नहीं जानता, यह भाषा उसके लिए दीवार बन कर खड़ी हो जाती है। कई देशज शब्दों तो वो इतने कठिन है कि उनका आस्वादन ही नहीं, अर्थ ग्रहण तक असंभव हो जाता है। अंग्रेज
जी के शब्द अंचल की जन प्रवृत्ति के अनुसार विकृति रूप में आए हैं, किंतु इसी सहजता के कारण ये शब्द कभी कभी बाहर के पाठक के लिए दूरा हो गए हैं। आंचलिक गीतों ने इस समस्या को और ज्यादा जटिल बना दिया है। वस्तुतः यह समस्या सिर्फ रेणु या मैला आंचल की नहीं है, हर आंचलिक उपन्यास की है। यदि आंचलिक उपन्यास को सफल होना है तो उसकी शर्त है कि आंचलिक जीवन अपने पूरे देशीपन के साथ उभरे। यह करने के लिए आंचलिक भाषा अनिवार्य हो जाती है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि रेणु की प्रयोगशील भाषा ने जहां आंचलिक उपन्यास के तौर पर मैला आंचल को मील का पत्थर बना दिया है, वहीं दूसरी कीमत उन्हें यह चुनौती चुकानी पड़ी है कि मैला आंचल गोदान की तरह हिंदी के हर पाठक तक पहुंच नहीं बना सका। व्याख्या अभ्यास एक, मैला आंचल। मैं फिर काम शुरू करूंगा, इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहाएंगे। मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले कम से कम एक ही गांव के कुछ ग्रामीण के मुरझाए होठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास की प्रतिष्ठा कर सकूं। संदर्भ व्याख्या पंक्तियां हिंदी के आंचलिक उपन्यास धारा की सर्वोत्कृष्ट कृति मैला आंचल के से उद्धृत है, जिसकी रचना 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु ने की थी। मैला आंचल की ख्याति आज तक आंचलिक परंपरा के सबसे प्रयोगशील व सफल उपन्यासों के रूप में है। प्रसंग ये पंक्तियां उपन्यास के अंतिम पृष्ठ चली गई हैं, जहां डॉक्टर प्रशांत और ममता के मध्यम संवाद चल रहा है। डॉक्टर प्रशांत आर्थिक स्वार्थों से मुक्त चिकित्सक हैं, जो सामाजिक दायित्व बोध के आधार पर मेरीगंज गांव में रहकर समाज की स्वास्थ्य सेवा करना चाहता है। इन पंक्तियों में उसने यही निश्चय व्यक्त किया है। व्याख्या डॉक्टर प्रशांत कहता है कि मैं फिर इसी गांव में अपना काम की शुरुआत करना चाहता हूं। मेरी इच्छा अपनी शिक्षा और ज्ञान को विक्रय की वस्तु बनाकर अधिक धन कमाने की नहीं है। मैं तो समाज में प्रेम फैलाना चाहता हूं। यह गांव तो पिछड़ेपन और दुखों का कंठ डूबा है। मैं उसी के भीतर मनुष्य को हंसते हुए देखना चाहता हूं। उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आजाद भारत के सपने टूट नहीं हैं, अभी भी समाज के प्रति दायित्व निभाने की प्रेरणा लोगों में जिंदा है। भारत माता तो गांव में ही रहती हैं। उसी के अंचल की छांव में काम करते हुए मैं यथासंभव देश की सेवा करना चाहता हूं। विशेष ये पंक्तियां आंचलिकता की दृष्टि से खासी विवादास्पद है। पहली बार डॉक्टर प्रशांत के इस कथन में एक रोमानिय या आदर्शवादी भाव नजर आता है, ये जो यथार्थवाद के विपरीत है। दूसरी बात जो प्रगतिवादियों की को अखरती है, यह है कि इसमें हृदय परिवर्तन जैसे मूल का सहारा लेकर समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान की नकली कोशिश दिखाई गई है। किंतु सच यह है कि लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाना चाहता है कि शहर का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने दायित्व से विमुख हो, यह जरूरी नहीं है। इस दृष्टि से डॉक्टर प्रशांत जैसे चरित्र समाज को एक आशा, प्रेरणा और सीख प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में भी संदीप पांडे, राजेंद्र सिंह, अरुणा राय तथा अरविंद केजरीवाल जैसे कई शिक्षित व सफल लोग हैं, जो ग्रामीण समाज के प्रति अपने दायित्व प्रतिबद्धता के साथ निभा रहे हैं। इन पंक्तियों में निराशा के विरुद्ध आशा की विजय दिखती है। लेखक दिखाता है कि एक छोटी सी चिंगारी भी भयानक अंधेरे को कैसे चीर कर सकती है। डॉक्टर प्रशांत का चरित्र महाभोज की मिस्टर सक्सेना से मिलता जुलता है। दोनों ही चरित्र सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए व्यक्तिगत सुखों का त्याग करते हैं। अंतर यह है कि प्रशांत यह निर्णय आसानी से ले पा रहा है, जबकि मिस्टर सक्सेना को इसके लिए लंबे और भयानक आत्मसंघर्ष से गुजरना पड़ा है। इन पंक्तियों की शिल्पगत सुंदरता का मूल्य आधार इसकी उपमा शैली या रूपक शैली है। चाहे प्यार की खेती का प्रसंग हो, चाहे आंसू से भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहलहाने की बात हो, उपमाओं का प्रयोग बेहद मर्मस्पर्शी है। एक अमूर्त सा भाव उपमाओं की भाषा से कैसे मूर्त व बिंबात्मक हो उठता है, इन पंक्तियों को पढ़कर सीखा जा सकता है। प्रासंगिकता आज भी कुशल व प्रतिबद्ध डॉक्टरों के लिए भारत का हर पिछड़ा गांव इंतजार कर रहा है। लेखक इसी प्रेरणा पर उपन्यास खत्म करना चाहता है।